यस। सो ओके, सो प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था ना कि ये काफी पीएनसी और प्रोबेबिलिटी मिला के वी कैन एक्सपेक्ट कि जेई में 2 क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 3 भी आ सकते हैं। यस। एंड पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यूजुअली इनमें टाइम कम लगता है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को हमेशा करने चाहिए। इफ यू आर क्लियर विद कॉन्सेप्ट तो काफी जल्दी हो जाते हैं ना। बाकी मैथ्स में हो सकता है कि थोड़ा मतलब टाइम लगे क्वेश्चन करने में, बट पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में यूजुअली ऐसा नहीं होता, टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए करना चाहिए। उसके बाद मैंने ये बात की थी कि प्रोबेबिलिटी में अगर अपन बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी को आई डिवाइड इनटू 2 सेक्शंस है ना। एक तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसमें बस अपने को वो फॉर्मूला यूज करना है जो आप लोग 10 तक शायद पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी इज व्हाट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। यस। सो वो एक कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में होना चाहिए। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बना जाएंगे ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं ऐसा मुझे लगता है ना? क्योंकि ये उसके पहले क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होंगे उसमें पीएनसी इन्वॉल्व है, तो अगर आपको पीएनसी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, वो एक्चुअली पीएनसी का कॉन्सेप्ट है। यस। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस। सो जैसे आप देखेंगे ना प्रोबेबिलिटी जो है वो लाइक एवरीथिंग इन लाइफ, जो भी हम बात करें सब अनसर्टेन है ना, कुछ भी सर्टेन नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ दैट। जैसे ये कॉमन टर्म्स अपन रियल लाइफ में भी यूज करते हैं कि चांसेस आर हाई दैट इंडिया विल विन दिस मैच, चांसेस आर लो यस दैट इंडिया विल विन दिस मैच, और देर आर हाई चांसेस दैट इट विल रेन टुडे। सो हियर जो ये अपन वर्ड चांसेस हाई लो यस, तो इससे अपने को कोई क्वांटिटेटिव आइडिया नहीं आता है ना भाई कि हाई और लो चांसेस जो है मतलब बताओ ना, मतलब मैथमेटिकली क्या है, आउट आउट ऑफ व्हाट। सो प्रोबेबिलिटी जस्ट डज दैट है ना भाई, तो उसको एक मैथमेटिकल नंबर अपन असाइन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो लोग ऐसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इज व्हाट मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। जो भी लाइफ में अनसर्टेन चीजें हैं उसको अपन एक मैथमेटिकल नंबर असाइन करना चाहते हैं। सो ये सेंटेंस में लिखना चाहता हूँ ना, मुझे ये लगता है है ना, प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। लाइफ में सब कुछ अनसर्टेन है ना। So probability just gives you mathematical measurement of it, है ना। Like in real life, like people say, I love you very much, but if I'll ask how much, so give me a number, how much you love me, yes, because I want to draw comparison between love of two people. So I cannot do that because there is no mathematical number assigned to it. Yes, if there is a mathematical number assigned to it, then we can compare between two things. So probability does that. कोई बोलता है कि लाइक जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें कि इंडिया का मैच हो रहा है लेट्स से ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड इंग्लैंड के साथ, तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी वाइज कि यस ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, यस, बट कितना ज्यादा है या कम है तो कितना कम है, यस। तो उसको एक मैथमेटिकल नंबर अपन देना चाहते हैं ताकि अपने को समझ में आए, है ना, बिल्कुल। सो प्रोबेबिलिटी जस्ट डज दैट। सो probability is just a mathematical measurement, yes. So probability, तो यहाँ पे जब भी अपन मैथमेटिकली कुछ चीजों को
चीजों की बात करना चाहते हैं तो वी टेक अ स्केल और उस स्केल पे चीजें मेजर करना चाहते हैं कि मतलब बेस्ट 100 है और आपके 5 नंबर आए लाइक वाइज। यस, सो यहाँ पे जो स्केल है वो अपन डिसाइड करते हैं ना, लिखिए ये अपन लिखते हैं है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बिलोंग्स टू 0 to 1 है ना भाई, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में है ना। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं पी ए है ना, वी कॉल इट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ये इवेंट क्या है अभी अपन बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कोई भी इवेंट हो सकता है। यस, जब भी प्रोबेबिलिटी 0 होता है तो उसको, और प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना भाई, प्रोबेबिलिटी अगर कोई इवेंट का 1 है तो वी कॉल इट व्हाट, श्योर इवेंट, मतलब ये होगा ही होगा ना, गारंटी है अपनी यही होगा। और प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। यस, कोई सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन ले, कोई बोले कि एक डाई मैंने थ्रो किया तो क्या चांसेस है कि नंबर 7 आएगा, तो देर इज 0 प्रोबेबिलिटी असाइन टू इट है ना, क्योंकि डाई पे तो अपने को पता है 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं। सो इस केस में अपन बोलेंगे कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, कभी आ ही नहीं सकती। सो अगर कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अगर 1 है इसका मतलब वो श्योर है, होगा ही होगा। जैसे अगर मैं एक कॉइन थ्रो करूं तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से ही कुछ आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। जैसे डाई मैं थ्रो करूं तो 1 से 6 तक ही कुछ आएगा, तो एक इवेंट मैंने असाइन कर दिया कि नेचुरल नंबर लेस देन 6 कम्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो अगर कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी 0 है तो ऐसे इवेंट को क्या नाम देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी बहुत ही यूजफुल आइडिया है ना, गेम थ्योरी में पीपल यूज प्रोबेबिलिटी। जैसे आप कैसीनो वैसीनो जाते हैं तो कैसीनो में जो भी गेम्स डिजाइन है ना, बिल्कुल इट इज फॉर श्योर कि आप लोग हार के आएंगे एंड कैसीनो ओनर विल मेक मनी। This is how those games are designed है ना, it is just based on a simple idea of probability है ना। So कभी आपको कैसीनो में खेलना नहीं चाहिए, इफ लाइफ परमिट्स तो आपको एक कैसीनो ओनर बनना चाहिए ना, यू विल डेफिनेटली मेक मनी फॉर श्योर, आप कभी भी पैसा हारेंगे नहीं। बट अगर आप कैसीनो खेलते हैं और बहुत ज्यादा दिन खेलेंगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप पैसा हारेंगे। यस, no, I haven't tried, but I know the logic behind it, that's why I haven't tried। yes, मुझे पैसे हारने का शौक नहीं है। yes, so yes, लाइसेंस मिलना मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है, because nowadays government of India is not giving licenses, so it is just a monopolistic business, there are only few people who have these licenses। yes, some in Goa and some in I think Sikkim। yes, that's it। कोई बात नहीं, ठीक है। I was just trying to give you idea कि yes, this is how those games are designed। yes, so तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर अपन ने किया। yes, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में पहली बात अपन को ये ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है ना भाई। और ये एक नोटेशन बार बार मैं यूज करूंगा, पी ऑफ ए, एंड इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, सो नाउ देर आर सम टर्म्स है ना रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा ये अपने को समझना जरूरी रहेगा है ना। तो पहले मैं ये समझा देता हूँ एंड देन विल स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। ओके, रिलेटेड टर्म्स। सो पहला जो term है that we call as what, random experiment। random experiment, it is an experiment
whose outcomes are known to us. a priori मतलब पहले से ही हमको पता है, but it is an experiment all whose outcomes are known to us a priori, but if the experiment is performed we cannot tell the outcome, है ना? तो हम ये नहीं बता सकते कि क्या ही आउटकम, we cannot tell the exact outcome. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन लूं तो थ्रोइंग अ डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, बिकॉज अपने को पता है कि 1 से 6 तक कुछ आएगा, बट एग्जैक्टली कौन सा नंबर आएगा हम पहले नहीं बता सकते, है ना भाई? कोई बोले कि 2 ही आएगा, नहीं, उसके उसके चांसेस 100% नहीं है ना। हो सकता है 2 आए, हो सकता है 2 ना भी आए, ठीक है? सो इट इज एन एक्सपेरिमेंट ऑल whose outcomes are known to us a priori, but if the experiment is performed we can we cannot tell the exact outcome, है ना? cannot है ना भाई, we cannot tell the exact outcome, we cannot tell the exact outcome, है ना? और एग्जाम्पल अगर अपन लिखें तो throwing a die, एक डाइस अगर थ्रो करें तो कैन नॉट टेल है, वो कैन नॉट टेल है, यस। और अगर आप बोलें तो लाइक टॉसिंग ए कॉइन, है ना? एक कॉइन अगर टॉस किया, वी कैन नॉट टेल, है ना, कि हेड आएगा या टेल आएगा, यस। वी कैन टेल कि हेड आएगा या टेल आएगा, वी नो दैट, बस। हाँ, सो जो भी ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके सारे पॉसिबल आउटकम्स अपने को पता हो कि ये होगा या ये होगा या ये होगा, बट एग्जैक्ट आउटकम हम पहले से नहीं बता सकते, तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स को क्या नाम अपन देते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिखा ही आप लोगों ने, आगे लिखूं मैं? क्लियर है ये पॉइंट सबको? ये थोड़ी सी थ्योरी है ये अपने को थोड़ा क्लियर होनी चाहिए, यस। इसमें एक दो पॉइंट्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं हाईलाइट करूंगा। नेक्स्ट इज सैंपल पॉइंट। an individual outcome an individual outcome of a random experiment is called sample point, called sample point. An individual outcome of a random experiment is called सैंपल पॉइंट। जैसे एग्जांपल, है ना भाई, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक डाई मैंने थ्रो किया, तो एक सैंपल पॉइंट 1 है, दूसरा सैंपल पॉइंट 2 भी है ना भाई, 3 भी एक आउटकम हो सकता है, तो उसको भी मैं बोलूंगा कि दैट इज अ सैंपल पॉइंट, यस। सो कोई बोले 1 2 3 4 5 6 ये सारे सैंपल पॉइंट है, तो कितने सैंपल पॉइंट होंगे यहाँ पे अपन बोलेंगे कि 6 सैंपल पॉइंट है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्या एक इंडिविजुअल आउटकम जो भी होगा उस इवेंट का, जो भी उस एक्सपेरिमेंट का, उसको अपन क्या नाम देते हैं? उसको अपन बोलते हैं सैंपल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। ये आप लोगों ने
नाम सुनाई है सैंपल स्पेस ना भाई? यस, सैंपल स्पेस इज it is the set containing all sample point of random experiment. कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके सारे सैंपल पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। हेलो संकेत, हेलो संकेत, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट रुकिए जरा, लेट मी ट्राई। हेलो। यस संकेत। हाँ सर, ये सैंपल स्पेस जो है हम उसे यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं ना, मतलब फिर? Yes, yes. Sample space is universal set with respect to this the random experiment. हर random विद द कंडीशंस अप्लाइड। हाँ, हर random experiment का अलग-अलग sample space होगा, right? हाँ सर, और फिर सैंपल पॉइंट उसका ऐसा सबसेट बोल सकते हैं उसके Yes, अंदर। yes, yes. Sample point उसका subset होगा, right? Okay. Yes. So एक-एक illustration देखिए, अब मैं sample space के लिए लिख लेता हूँ, है ना? तो एक एग्जांपल लिखते हैं, है ना? कोई बोलते हैं ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना? थ्रोइंग अ डाइस, एक डाई अपन ने थ्रो किया, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा, यस, वो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना भाई? कितने सैंपल पॉइंट है? 6 सैंपल पॉइंट है उसमें, है ना भाई? और कोई बोले, यस, एक एक और, यस, throwing a die and tossing a coin, उसके बाद एक कॉइन को भी टॉस किया है, टॉसिंग द कॉइन। इसका सैंपल स्पेस अगर अपन लिखना चाहेंगे, यस, तो इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे तो उसमें 6 की जगह 12 एलिमेंट आ जाएंगे। 1 हेड 1 टेल। ये 1H क्या रिप्रेजेंट करता है कि डाई पे 1 आएगा और कॉइन पे हेड आएगा। 1T क्या रिप्रेजेंट करता है? इधर 1 आएगा और उधर टेल आएगा। ऐसे ही 2H 2T, लाइकवाइज 6H 6T। कितने सैंपल पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि 12 सैंपल पॉइंट होंगे। क्लियर हुआ क्या ये सबको, ये पॉइंट? यस। सो सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए ना, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है उसका अपने को सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए। आई होप ये एक्सरसाइज आप लोगों ने की होगी, है ना? आसान आसान ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, है ना? 10th में ये सब लोगों ने पढ़ा है। 10th में आई थिंक सारे बोर्ड्स में था ये आसान आइडिया, सैंपल स्पेस वाला, है ना भाई? सीबीएसई में तो है। यस, पहले एक डाई थ्रो किया और उसके बाद में एक कॉइन टॉस किया ना इस क्वेश्चन में, ठीक है? वहां पे आपको बहुत सारी फाइन पॉइंट पे आप बात नहीं करते थे, तो उनके बारे में यहाँ पे अभी अपन बातें करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका आइडिया वो क्लियर होगा, ठीक है? नेक्स्ट जो टर्म यूज अपन करते हैं, इवेंट। अभी आप देखिए, मैंने यही बात की थी, है ना? प्रोबेबिलिटी किसकी बोलते हैं? अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इवेंट कैसे अपन डिफाइन करते हैं, है ना? any subset of sample space is called an event। कोई भी सबसेट अपन डिफाइन कर सकते हैं सैंपल स्पेस का, और उसको क्या नाम दे देते हैं अपन? एक इवेंट नाम दे देते हैं।
कोई भी सबसेट ले लो, जैसे जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं ये बोलूं कि है ना भाई, एक्सपेरिमेंट अपना क्या है, थ्रोइंग अ डाई, है ना भाई, एक्सपेरिमेंट ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई। और उसके बाद में एक इवेंट मैंने डिफाइन किया, है ना भाई, नंबर, है ना भाई, नंबर डिविजिबल बाय 3 कम्स, है ना भाई। तो इस बार इस इवेंट का जो सेट बनेगा, है ना भाई, सैंपल स्पेस वी ऑल नो, पर इवेंट का जो सेट बनेगा, बताइए उसमें कौन कौन से एलिमेंट अपने को लेने चाहिए। नंबर डिविजिबल बाय 3 कम्स, तो इवेंट में कौन कौन से सैंपल पॉइंट होंगे, तो आई विल से 3 और 6 होंगे, है ना भाई। और अगर इसका सैंपल स्पेस लिखें यहाँ पे, तो सैंपल स्पेस में तो ऑब्वियसली 6 एलिमेंट होंगे, है ना भाई। ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या? तो कोई भी सबसेट ले लो, है ना, कोई भी सबसेट हो सकता है, उसको मैं ऐसे डिफाइन कर पा रहा हूं, हो सकता है मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा ना, बट कोई भी जो सबसेट होगा उसको अपन क्या नाम देते हैं, इवेंट नाम देते हैं। कोई भी सबसेट ले लो आप सैंपल स्पेस का, है ना भाई, उसको अपन क्या नाम देते हैं, अपन एक इवेंट का नाम देते हैं। ओके, ये नेक्स्ट टर्म जो मैं लिखने जा रहा हूं, अभी तक वाले टर्म तो ठीक ही थे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वैसे नाम से ही क्लियर होगा, इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, है ना भाई, नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, है ना भाई। तो क्या मतलब है, दो इवेंट को अपन इक्वली लाइकली कब बोलते हैं, जब उनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। यस, है ना भाई, लिख लेते हैं, है ना भाई, 2 or more events are said to be equally likely if chances is nothing but probability, chances of occurrence of them, प्रोबेबिलिटी वर्ड यहाँ पे इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि अभी अपन ने उसको डिफाइन नहीं किया। चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ देम आर इक्वल। तो दो इवेंट्स को तब अपन इक्वली लाइकली बोलते हैं जब उनके अकर होने के चांसेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में अपन इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। एक जो कॉमन सी एरर आप कर सकते हैं, है ना, वो ये है कि जब अपन प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला लगाते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल, उसमें कभी किसी ने आपको बताया नहीं कि वो तभी वैलिड है जब सारे सैंपल पॉइंट इक्वली लाइकली हो। तो ये हम कैसे इंश्योर करते हैं कि सारे सैंपल पॉइंट इक्वली लाइकली है? तो जैसे आपने कभी सुना होगा, है ना, कि जब एक क्वेश्चन देते थे तो वो बोलते थे अ फेयर डाई, है ना भाई, अ फेयर डाई इज थ्रोन। तो फेयर आगे वर्ड लगाते ही ये पता चल गया कि 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना और 6 आना इक्वली लाइकली है। किसी को भी हम फेवर नहीं कर रहे हैं ना, फेयर कॉइन अगर है तो हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर को फेवर नहीं कर रहे हैं ना। ये वो महाभारत से अगर आप जाएं तो वो शकुनी वाला पासा नहीं है ना भाई, शकुनी वाला डाइस नहीं है कि जो वो चाहेगा वो आएगा। यहाँ पे हर इवेंट या हर सैंपल पॉइंट जो है वो क्या हो गया, इक्वली लाइकली हो गया। यस, तो ये टर्म्स अपन यूज करते हैं ना भाई। तो वो वर्ड्स मैं पहले ही बता देता हूँ, है ना, यूज ऑफ वर्ड्स फेयर, अनबायस्ड, ये भी यूज करते हैं। अनबायस्ड कॉइन इज थ्रोन, है ना। अनबायस्ड का मतलब क्या है कि मतलब दोनों के होने के चांसेस सेम सेम है ना भाई।
ये एक फ्रेज भी यूज करते हैं, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, है ना भाई। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो बैग में 50 बॉल रखी हुई है और मैं ये बोल दूंगा बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसका मतलब हर बॉल के निकलने के चांसेस सेम है ना भाई। कोई भी ऐसा नहीं है कि ऊपर जो बॉल रखी हुई है उसको हम ज्यादा फेवर कर रहे हैं, है ना। सारी जो 50 बॉल्स हैं उनके निकलने के चांसेस क्या हो गए, सेम हो गए। सो यूज ऑफ वर्ड्स फेयर, अनबायस्ड, a ball is drawn at random states that, ये अगर टर्म्स अपन यूज करते हैं, states that every sample point is equally likely, every sample point is equally likely। तो ये कभी भी आप देखेंगे ना, कुछ प्रॉब्लम अपन करेंगे कि आप देखेंगे अपन कभी कभी बायस डाई, है ना, अनफेयर डाई जो है उसको भी थ्रो करेंगे, है ना। तो उसमें प्रोबेबिलिटीज कैसे अपन डिसाइड करेंगे, विल विल टॉक अबाउट इट, है ना भाई। तो आई थिंक आप लोगों ने ये वर्ड सुने होंगे बट आपको शायद उनका मतलब नहीं पता रहा होगा उस टाइम पे, तो अलग बात है ना भाई। बट ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं ना, फेयर, अनबायस्ड। और इनका काम क्या है, इनका काम हमको ये बताना है जब भी ये वर्ड यूज हो गए कि फेयर डाई थ्रो किया गया, इसका मतलब हर सैंपल पॉइंट इक्वली लाइकली हो गया, है ना भाई। 1 आना और 2 आना, 3 आना इक्वली लाइकली है। सबकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या हो जाएगी, 1/6 1/6 हो जाएगी। बट अगर ये डाई बायस्ड हो गया, मैं अगर बोल दूं कि ये डाई बायस्ड है, तो चीजें बदल जाएगी, है ना। कैसे बदलेगी हम बात करेंगे उसके बारे में। यहां तक क्लियर हुआ क्या जनता को? ओके, ठीक है, यस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, आई थिंक नंबर में अगर भूल रहा हूं तो ऐसे ही बस मेंशन कर देता हूं, है ना भाई। म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिख लीजिए भाई। इक्वली लाइकली वाला अगर आपको लिखना है तो नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया क्या? आगे चलूं मैं? यस। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की क्या डेफिनेशन है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ये वर्ड भी यूज करते हैं डिसजॉइंट, डिसजॉइंट वर्ड काफी बार यूज करते हैं, तो आपने सुना भी होगा ये वर्ड। टू इवेंट्स ए एंड बी आर said to be mutually exclusive if they do not have a common sample point, मतलब उनमें कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में अपन क्या बोलेंगे, इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या उस केस में, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, नल सेट आएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर कोई दो इवेंट ऐसी है कि उसमें कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे मैं अगर बोलूं कि एक डाई थ्रो किया, तो एक इवेंट ए मैंने डिफाइन किया कि इवन नंबर आता है और दूसरा इवेंट बी डिफाइन किया कि ऑड नंबर आता है।
तो अब मैं बोल सकता हूं कि जो दोनों इवेंट्स ए एंड बी है वो आपस में कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बात क्लियर हुई क्या जनता को? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? लिटरली उन दोनों इवेंट में कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं होना चाहिए। सिंपल डेफिनेशन है, क्लियर है सबको भाई ये? है ना? मैं एक इलस्ट्रेशन लिख लूंगा, एक और डेफिनेशन अपन कवर कर लेते हैं। आई थिंक ये 6th पॉइंट था, किसी ने बताया मुझे। यस, 6th पॉइंट था ये। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, 7 exhaustive events। exhaustive events म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी वर्ड यूज करते हैं या एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी यूज करते हैं। टू और more events are said to be exhaustive if they cover entire sample space। है ना? मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट बची नहीं जाना चाहिए, है ना भाई? तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, if E1, E2 and so on to En are exhaustive events, then E1 union E2 union E3 and so on to union En, ये मिला के पूरा सैंपल स्पेस कवर होगा, है ना भाई? तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का ये मतलब है कि उनको मिला के पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। क्लियर है क्या ये डेफिनेशन भी सबको भाई? है ना? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या मतलब है? एग्जॉस्टिव वर्ड वैसे भी अपन यूज करते हैं ना, यस, कंप्लीट सेट। सो सेम यहाँ पे यूज हो जाता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यस 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 यस, ऐसा हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ना, इट इज नॉट नेसेसरी। एग्जांपल लेते हैं अपन। सर एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब वो सारे इवेंट्स होने चाहिए ना, जैसे नहीं डाइस नहीं तो मैं नहीं वन और टू। नहीं नहीं, एक एक मिनट देखो, मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ अभी, तक ना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, थ्रोइंग अ डाई। एक डाई अपन ने थ्रो किया और 3 अलग अलग इवेंट में डिफाइन कर रहा हूँ, है ना भाई? इवन नंबर कम्स, event B, odd number comes, or event C, number less than equals to 5 comes, equals to 5 comes। ये 3 इवेंट मैंने लिख दी। तो इवेंट ए का अगर मैं सेट लिखूंगा तो उसमें आएगा 2 4 6। इवेंट बी मैंने लिखा तो इसमें आएगा 1 3 5, और इवेंट सी मैंने लिखा तो आएगा 1 2 3 4 5। यस, तो अगर कोई मुझसे पूछे, है ना भाई, पहले मैं अगर पूछूं ए एंड बी, क्या मैं बोल सकता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? यस, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस, एग्जॉस्टिव, बताइए भाई, क्या ए और बी मिला के एग्जॉस्टिव है? ए एंड बी मिला के क्या एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स है? सो आंसर इज यस, है ना, क्योंकि ए और बी को मिलाने पे पूरा सैंपल स्पेस कवर हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट बी एंड सी, है ना भाई? बी एंड सी के बारे में अगर मैं बोलूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है,
तो आंसर है नहीं है ना भाई। और कोई बोले एग्जॉस्टिव है बी और सी मिला के, सो आंसर इज यस है ना। बी और सी को मिला के भी अगर आप देखेंगे तो सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और एग्जॉस्टिव भी नहीं है, सॉरी एग्जॉस्टिव नहीं है, 6 बच गया। ओके, नाउ लेट अस थिंक अबाउट ए एंड सी। कोई बोले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है ना भाई। बट अगर कोई बोले एग्जॉस्टिव है क्या, यस है ना भाई, एग्जॉस्टिव है, यस एग्जॉस्टिव है, यस। क्लियर हो रहा है क्या जनता को अभी? तपन ये क्लियर हुआ क्या तुमको बच्चे? यस, ओके। कोई बोले अच्छा तीनों इवेंट ले लो ए कोमा बी कोमा सी, है ना भाई, तो क्या ये एग्जॉस्टिव है? सो आंसर इज यस, एग्जॉस्टिव है, यस। यस, आई होप जनता को ये टर्म्स क्लियर हुए होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है क्या? ओके, सो दिस इज इट है ना, इतने ही टर्म्स लिखेंगे। अब मैं थोड़ा आपको कहानी सुनाता हूँ। सो बेसिकली अगर आप मैथ्स में बाकी चैप्टर जो देखें है ना, तो उनका जो डेवलपमेंट हुआ है इट इज ड्यू टू नीड ऑफ साइंस। मतलब फिजिक्स में कुछ पढ़ रहे थे और वहां पे कोई ऐसी एक इक्वेशन बनी या कुछ ऐसा बना, सो हाँ एग्जाम्पल लिख लेने चाहिए ना, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखना चाहिए, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। और एग्जाम्पल लिखा हुआ रहेगा तो क्लियर रहेगा आपको। ओके, यस, लिख लीजिए 1 मिनट, फिर मैं दोबारा से बात करता हूँ। ओके, बिफोर वी मूव फर्दर, वो कहानी मैं आपको समझाऊं उससे पहले एक सिंपल सा ट्रू फॉल्स मेरे दिमाग में आया, मुझे लगता है ये पूछ लेना चाहिए क्वेश्चन आपसे। इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, कोई इवेंट्स है, देन A, B and C are definitely exhaustive. Are अगर if A and B are exhaustive, then A, B and C are surely exhaustive. बताइए जरा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस, है ना भाई, तो मेरा आंसर है यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 इवेंट मिला के ही पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया, तो तीसरा इवेंट अगर आप मिला रहे हैं तो सैंपल स्पेस पक्का कवर हो ही गया होगा, है ना भाई। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये कभी भी फॉल्स नहीं है ना भाई। आई थिंक एक बच्चे ने बस बोला फॉल्स, बाकी सब मेरी भावनाएं समझ रहे थे। यस, ये तो सैंपल स्पेस आप देख लीजिए ना, बिल्कुल। तो अगर आपको मैं ऐसे वेन डायग्राम में आइडिया देना चाहूँ, यस, ये सैंपल स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, यूजुअली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से ये इवेंट ए है ना, ये पूरा इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, बच गया जो, ये मिला के पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया। तो एक तीसरा इवेंट सी अगर आप ले लेते हैं, ये इवेंट सी है जो मैंने सर्कल की तरह दिखाया है, या कोई भी क्लोज लूप ले सकते हैं, ये कोई क्लोज्ड है ना। तो अगर आप देखें ए और बी मिला के सैंपल स्पेस कवर हुआ है, तो ए बी सी मिला के डेफिनेटली सैंपल स्पेस कवर हुआ होगा। सबको क्लियर हो रहा है ये बात, है ना भाई? वेन डायग्राम से समझना और आसान रहता है, इसलिए मैंने
यहाँ पे वेन डायग्राम आपको दिखाया, ठीक है। तो चलिए ये अपन ने कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पे देखे जो अपने को काम में आएंगे। तो हाँ, फिर आगे अपन बात करते हैं इस चैप्टर में। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि मैथ्स में बाकी टॉपिक्स का डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो इट हैज हैपेंड टू ड्यू टू कि किसी को लाइक लेट्स से फिजिक्स अपन पढ़ रहे थे और वहां पे कुछ रिक्वायरमेंट हुई तो उसकी वजह से अपन मैथ्स पढ़ने लगे। बट प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसका इनिशियल जो डेवलपमेंट हुआ वो गैम्बलर की वजह से हुआ। देयर वाज अ पर्सन, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है ना, इन इटली अगर आप देखेंगे तो आई थिंक एनसीईआरटी में ये रेफरेंसेस है। तो he was a gambler and he wanted to increase his chances of winning। वो सट्टे में भी जीतने के चांसेस अपने बढ़ाना चाहता था। तो उस टाइम पे उसको पता चला, उस टाइम पे दो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, है ना, पास्कल एंड फर्मेट। यस, सो ही अप्रोच देम। उन्होंने पास्कल और फर्मेट को अप्रोच किया कि ये प्रॉब्लम है मेरी और मैं अपना धंधे में जीतने के चांसेस बढ़ाना चाहता हूँ। सो पास्कल एंड फर्मेट गॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टडी एंड तो वहीं से ही प्रोबेबिलिटी के इनिशियल आइडियाज की शुरुआत हुई, है ना। सो इनिशियली अगर आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी का डेवलपमेंट अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी में दो टाइप की प्रोबेबिलिटी की बात अपन करते हैं। वन इज व्हाट experimental probability and one is theoretical probability. The probability which we do is theoretical, and why, what are limitation to experimental approach, I'll just tell you. So initially अगर आप देखें तो initial जो probability का idea था it was experimental, है ना भाई, कि एक डाई को थ्रो किया जाए 50,000 बार तो मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो यू विल फाइंड दीज रेफरेंसेस इन एनसीईआरटी कि एक आदमी है उसने 5 लाख बार सिक्का उछाला और देखा कि कितनी बार हेड आया एंड कितनी बार टेल आया। तो उस जमाने में लोग बहुत खाली थे, है ना, उनके पास कोई काम धंधा था नहीं, तो 5-5 लाख बार कोई सिक्का उछाल के आउटकम नोट डाउन करता है क्या। यस, बट वन थिंग यू सी कि जैसे ही वो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाते जाएंगे, लेट से 5 लाख 10 लाख बार सिक्का उछालेगा तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो हाफ के अप्रोक्सीमेट ही आती है ना। ऐसे रेफरेंसेस है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे उन महान लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं जिनके पास इतना खाली टाइम था। ओके, सो बट द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज, लेट्स से मुझे एक 20 स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है एंड आई हैव टू चेक कि अगर कोई एक अर्थक्वेक आए जिसका इंटेंसिटी लेट से 7 हो, है ना, तो क्या वो बिल्डिंग गिरेगी कि नहीं गिरेगी, है ना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वी कैन नॉट रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, है ना, इट्स अ कॉस्टली एक्सपेरिमेंट, है ना भाई। सो यस तपन, इट्स राइट, यस। सो ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन मैंने आपके सामने लिया कि वी कैन नॉट रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। यस, सो ये लिमिटेशन है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के साथ में। सो जो आइडिया अपन पढ़ते हैं उसके बाद में दैट इज व्हाट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एंड आई थिंक लेट 19th सेंचुरी में लोगों ने प्रोबेबिलिटी की स्टडी को क्या बोलते हैं वो एक फॉर्मलाइज किया ना, थ्योरी व्योरी बना के, है ना। सो ये आइडियाज मैं आपको दे रहा हूँ, ये वहीं से ही उठाए गए हैं जो ये टर्मिनोलॉजी अपन ने डिफाइन किया ना। यस, सो ये सबसे फेमस डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो जो आइडिया अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहे हैं, अपन सिक्का इक्का नहीं उछालेंगे, है ना भाई, ऐसे ही अपन थ्योरेटिकली बात करेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस, सो
निशान सिंह, आई विश लाइफ इज दैट सिंपल। ऐसा होता नहीं है ना भाई। सेम थिंग कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट लोकेशंस। यस, सो ये जरूरी नहीं है। ओके, सो if a random experiment, life is much more complex than you think. If a random experiment has m plus n outcomes, m plus n, oh yes, एक important term मैं लिखना भूल गया, equally likely outcomes of which m are favorable to an event A. If a random experiment has m plus n equally likely outcomes of which m are favorable to an event A, then probability of event A, तो ऐसे लिखते हैं अपन उसको, है ना, and it is defined like this: number of favorable outcomes upon total outcomes. And here answer will be favorable outcomes कितने हैं, m है, और total outcomes कितने हैं, m plus n. Yes, so ये फंडामेंटल डेफिनेशन है, आई थिंक ये आपने पढ़ी होगी, बट आई थिंक जब आप पढ़ रहे थे तो आपने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। यस, ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, व्हेन द सैंपल पॉइंट्स आर इक्वली लाइकली। तो अगर सैंपल पॉइंट ही इक्वली लाइकली नहीं होंगे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। यस, ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, बट ये फॉर्मूला लगाने के लिए ये मस्ट कंडीशन है ना भाई। आपने अभी तक फॉर्मूला लगाया था बट आपने कभी इस पॉइंट के बारे में नहीं सोचा, बस तो ये ध्यान रखना चाहिए, बाकी बहुत सिंपल चीजें हैं। ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब सारे सैंपल पॉइंट क्या हो, इक्वली लाइकली। अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो कैसे हैंडल करेंगे, देख लेंगे, बट ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये एरर नहीं करेंगे कम से कम। ठीक है क्या भाई, क्लियर है सबको ये यहाँ तक? ये पॉइंट आई थिंक पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। ओके, यहाँ पे यस, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी और मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, जो वो क्या बोलते हैं, वो गैम्बलर्स यूज किया करते थे। तो अभी भी कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में यू विल सी कि वो टर्म्स यूज होंगे, है ना भाई। पहला वर्ड यूज करते हैं odds in favor of event A, odds in favor, तो that is what number of favorable outcomes upon number of unfavorable outcomes. यहां पे आंसर कितना हो जाएगा, m/n। तो odds in favor जो है वो, ये आप देखेंगे ना, ये क्वांटिटी तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, बट दिस क्वांटिटी मे बी ग्रेटर देन 1, है ना, ये कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। एंड सेकेंड अपन यूज करते हैं odds against event A, that is defined as number of unfavorable outcomes upon number of favorable outcomes.
so that will be n by m. तो ये दो टर्म्स जो है वो काफी काम में, मतलब कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे स्पेसिफिकली ये काम में आ जाती है। तो मतलब पता होना चाहिए, ओड्स इन फेवर का क्या मतलब है, ओड्स अगेंस्ट का क्या मतलब है। Odds in favor of event A, or this we call as odds against event A. स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन भाई जनता? ओके, तो थ्योरी यहाँ पे खत्म हो गई है पहले पोर्शन की, है ना। क्वेश्चंस के थ्रू ना चीजें सीखेंगे। इनिशियली तो आपसे सही सही करवाते हैं, फिर एरर करवाएंगे, है ना भाई। पेयर ऑफ पेयर डाई थ्रोन, pair of fair die thrown, find probability that sum of numbers is 7. Pair of fair die thrown, find probability that sum of numbers is 7. So I want you guys to write sample space and ये एक इवेंट डिफाइन कर लो, है ना, कि सम ऑफ नंबर 7 कम आता है, इसको ए नाम दे दो। इसके लिए फेवरेबल, है ना भाई, जो भी इस इवेंट का सैंपल पॉइंट भी इस इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग सेट भी मैं चाहूंगा आप लिखिए, है ना, और फिर आराम से करिए। सो मैं चाहता हूँ पूरा सिंपल स्पेस लिख के आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, दो आई नो कि आपको आता है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं, आई एम अवेयर ऑफ दिस। यस, आंसर सबका सही आ जाएगा इस क्वेश्चन में, है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बट मैं चाहता हूं कि आप ओके। सो इसका अगर आप सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि 1 1 आए, 1 2 आए, 1 3 आए, 1 4 आए, 1 5 आए, 6 आए। सिमिलरली 2 1 से लेके 2 6 ऐसे ही, है ना भाई, 6 1 से लेके, है ना, सारे एलिमेंट लिख दिए मैंने। स्ट्रक्चर्ड वे में लिखे तो सबको क्लियर है कि कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, है ना भाई। सो यहाँ पे देख सकते हैं अपन टोटल कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे, 36। अब इवेंट ए के लिए कि सम ऑफ नंबर 7 आना चाहिए, तो क्या क्या होंगे, 1 6, then 2 5, then 3 4, then 4 3, then 5 2, and then 6 1। यस, सो फेवरेबल 6 है ना भाई। तो अब अगर बोल सकते हैं अपन, तो probability will be 6 by 36, so that comes out to be 1 by 6। सबको क्लियर है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, है ना, यही सब लोगों ने काम किया होगा, है ना भाई।
तो मैं यहाँ पे परेशान कर सकता हूँ आप लोगों को कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ के, बट मैं अभी करना नहीं चाहता। ठीक है, आई डू इट लेटर। पहला ही सवाल था इसलिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दिस इज अ प्रीवियस प्रॉब्लम ऑफ जेई एडवांस। यस, ये बोल रहा है कि p, q बिलोंग्स टू दिस सेट। p, q कोई भी नंबर हो सकता है इस सेट से। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट रूट ऑफ इक्वेशन x square plus px plus q equals to 0 are real। ये करिए जरा, ये जेई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन है। ओके, वन मोर थिंग, शायद मैंने आपको कभी पहले कमेंट्री ये की कि नहीं कि पता नहीं। प्रोबेबिलिटी में जेई एडवांस की हिस्ट्री है ना, पिछले 40-41 साल हो गए, मोर देन दैट इवन, फ्रॉम 78। आज तक मुझे ये लगता है कि केवल 2 या 3 क्वेश्चन आए जो बहुत डिफिकल्ट थे। बाकी सारे प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी थे, है ना भाई। तो प्रोबेबिलिटी में कोई बोले बहुत मुश्किल सवाल, मुझे लगता है बनता ही नहीं है भाई। इफ यू आर क्लियर विद कॉन्सेप्ट्स, तो प्रोबेबिलिटी में मुश्किल सवाल नहीं बनते। बाइनोमियल में मैं ऐसा नहीं बोलता, है ना भाई। यस यस, पी एंड क्यू कैन बी सेम नंबर्स, है ना, कोई मना नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हूँ। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन जयेश, बट आई जस्ट टेल रियलिटी, दैट इज व्हाट इट इज। बिकॉज जैसे मैं किस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में वो बोल रहा था कि थिंग्स आर नॉट सो सिंपल, बिकॉज लेट्स से वी आर गिविंग अ ड्रग टू, कोई भी दवाई अपन दे रहे हैं किसी पर्सन को, तो अगर 100 लोगों को वो दवाई देंगे तो सब पे सेम इफेक्ट नहीं आते। यस, सो इट, ये केवल इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि क्या मेडिसिन हम दे रहे हैं ना, बिकॉज सबकी बायोलॉजी डिफरेंट है। सो ये बात मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। वो एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर 7 रिएक्टर स्केल पे पूरी दुनिया में क्या सेम होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि देयर आर मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन वी थिंक। सो लाइफ इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाती है ना। Okay, so let me give you one example if I have not given to you guys. Yes, so this is a story, है ना। so 1 मिनट के लिए आप मेरी ये स्टोरी सुन सकते हैं। यस, सो ये शायद काफी पुराने जमाने की बात है, और यस यस, जय श्री।
So you are getting me wrong, तो इसलिए मुझे कहानी सुनानी पड़ रही है. Yes, I'm not a negative person at all. So स्टोरी कुछ ऐसी है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिल्ली में लाइक नंबर ऑफ कोबराज बहुत ज्यादा हो गए थे, है ना, स्नेक्स काफी ज्यादा हो गए थे. सो गवर्नमेंट केम विद एन आइडिया कि गवर्नमेंट ने इनाम रखा इस बात पे कि अगर कोई स्नेक का लेट से मार के उसकी पूंछ लेके आएगा, सो विल गिव बाउंटी टू हिम. Yes, so what happened after this scheme was announced कि लोगों ने स्नेक्स को पकड़ के मारना शुरू कर दिया एंड उनकी पॉपुलेशन कम हो गई. Yes, so गवर्नमेंट ने जो सोचा वही हुआ. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट कि कुछ लोग बहुत ही एंटरप्राइजिंग थे, तो उनको लगा कि क्यों ना हम स्नेक्स की ब्रीडिंग करें, उनको मारें, सरकार को दिखा दें और हमको इनाम मिलेगा. सो दे स्टार्टेड डूइंग इट. तो उन्होंने स्नेक्स की ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी और फिर उन्हीं सांपों को मार के वो सरकार को दिखा के बाउंटी लेने लगे. देन गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट इट कि यार जनता ऐसा कर रही है, एंड देन दे स्टॉप द बाउंटी कि अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा. सो देन व्हाट हैपेंड कि उन्होंने जितने स्नेक्स जो क्या बोलते हैं ब्रीड किए थे उनको सबको ऐसे ही छोड़ दिया. तो एंड रिजल्ट वाज कि पॉपुलेशन जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उससे भी ज्यादा बढ़ गई. सो व्हेन वी टेक एक्शन, मतलब वी डू नॉट नो कि व्हाट विल बी द रिएक्शन, हाउ पीपल विल रिएक्ट एक्चुअली. Yes, so we just think about first order effect कि यार ये मैं कर रहा हूं तो इससे यही होना चाहिए, but we do not think about higher order effect कि how people will react. Because so I think you can read about this story, you know, this is known as Cobra effect. You can Google about it. Yes. So जयेश, मेरी बात का थोड़ा मतलब क्लियर हो रहा है आपको, है ना? तो life is not so simple. Yes, we just think about first order effect कि यार ये होगा तो ऐसा होगा, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली. इट्स मच मोर डीपर, आई विल से, नॉट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, वर्ड कॉम्प्लिकेटेड नहीं यूज करता मैं यहाँ पे. सो इट्स अ रियल स्टोरी एंड it happens in various scenarios. So people think about higher order effect, higher order effects of any action actually. Okay, so let's come back to सो क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं. यस, हमको क्या चाहिए कि इस इक्वेशन के रूट क्या हो, रियल हो. यस, सो आई थिंक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आई थिंक एवरीवन नोज, है ना, 100 होंगे, क्योंकि P के पास भी 10 चॉइसेस है और Q के पास भी 10 चॉइसेस है. तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 100. अगर कोई चाहे तो मैं बना के भी लिख सकता हूँ 1 1 1 2 1 10 1 10 and likewise 10 10 10 1. तो सैंपल स्पेस में टोटल 100 एलिमेंट्स होंगे. ओके, अब अपने को फेवरेबल ढूंढने हैं, तो हमको चाहिए कि रूट्स रियल हो, है ना. फेवरेबल के लिए अपन क्या काउंट करेंगे कि p स्क्वायर ग्रेटर देन 4q होना चाहिए. ये सही लग रहा है क्या सेटअप सबको, है ना भाई? रूट रियल होने की कंडीशन क्या है कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो p स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, 4q. अब ये काउंटिंग थोड़ा सिंपल नहीं है ना, इसमें थोड़ा केस वाइज अपने को करना पड़ेगा. सो केस फर्स्ट, है ना भाई, क्योंकि दो वेरिएबल है और इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं एक वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ. q को 1 लिया तो ये बन जाएगा कि p स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए? 4 से बड़ा होना चाहिए. हाउ मेनी केसेस आर देयर? 9 केसेस. सही लग रहा है क्या भाई? p क्या क्या हो सकता है? 2 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है. तो लेट्स से मैंने q को 2 कर दिया, तो उस केस में यहाँ पे ये हो जाएगा p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, 8, है ना भाई. अब देखिए p क्या क्या हो सकता है 3 से लेके, है ना, 3 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है. तो इस बार कितने केसेस होंगे? 3 से लेके 10 तक, तो 8 पॉसिबिलिटीज. q को 3 फिक्स कर दिया, तो p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो 4 से आगे 7 नंबर. q को 4 लिया तो भी p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, अभी भी 4 से आगे 7 नंबर.
Q को 5 लिया, yes, so P square will be greater than equals to 20, yes, तो ये कितना हो जाएगा 5 से लेके 6, Q को 6 लिया, so P square is greater than equals to 24, अभी भी 6 केसेस, Q को 7 लिया, तो ये इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आप अगर मेंटली कर सकते हैं, बट मेरा काम तो पूरा करके दिखाना है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। Q को 8 लिया तो P स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32, सो फिर से 5 केसेस, यस, सो Q को अगर मैंने 9 लिया तो P स्क्वायर ग्रेटर देन 36, तो फिर से 5 केसेस, Q को 10 लिया तो P स्क्वायर ग्रेटर देन 40, तो इस बार 4 केसेस। कुछ एरर तो नहीं किया किसी स्टेज पे मैंने? यस यस, वो शायद नेटवर्क का इशू हो रहा होगा, यस। अब इन सब का सम करना पड़ेगा अपने को, तो कितना हो जाएगा बताइए? 15 and 25 and then 15, yes, 25 and 15, 40, 40, and this is, yes, 15, 25, 40, 40 and 13, 53, 62 आ रहा है क्या भाई? है ना, फेवरेबल केसेस, है ना, तो फेवरेबल कितने केसेस आ रहे हैं, है ना, फेवरेबल केसेस अपन लिखेंगे तो 62, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 62/100। आप चाहें तो मैं सैंपल स्पेस और वो भी लिख सकता हूँ, है ना। सही है क्या जनता? ये कितने लोगों का सही हुआ बताइए? So very simple problem based on what? Number of favorable outcomes upon total outcomes, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही हुआ। तो लिटरली आपको देखिए, टोटल यूजुअली काउंट करना बहुत आसान होता है, फेवरेबल काउंट करने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो जाती है ना भाई। तो फेवरेबल काउंट करने में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत हुई इस क्वेश्चन में। ठीक है क्या जनता? अपन कुछ पूछना चाहते हो? यस देवांश, ओके। अगर पी स्क्वायर देख लो बच्चे, पी स्क्वायर 28 से बड़ा है तो पी क्या क्या वैल्यू ले सकता है ना भाई? उस सेट में तो पी हो सकता है 6, 7, 8, 9 एंड 10। देख लो कितनी वैल्यूज हुई, ऐसी 5 वैल्यूज होगी। क्लियर है क्या देवांश? लाइक वाइज आप सोच सकते हो, यहाँ पे पी स्क्वायर 32 से बड़ा है, 36 से बड़ा है, तब भी ऐसा ही होगा। ओके, क्लियर हुआ अभी एकदम देवांश? कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए भाई। अभी भी कंफ्यूजन है? ओके, ठीक है, ठीक है, गुड। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में हो तो पूछिए जरा मुझसे, नहीं तो मैं एक और पुराना जेई का क्वेश्चन देना चाहूंगा। डिफिकल्ट बनाएंगे लाइफ को, और क्या। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज बिट रिलेटेड टू व्हाट? नंबर थ्योरी। यस, सो देखिए जरा आप ये कैसे हैंडल करते हैं। ओके, सो यस, फिर से ये क्वेश्चन है ना, जेई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन।
m comma n okay, m comma n belongs to 1 2 and so on to 100. m और n इस सेट में बिलोंग करते हैं, है ना. प्रोबेबिलिटी दैट 7 power m plus 7 power n is divisible by 5. करिए जरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. इट इन्वॉल्व्स लिटिल बिट ऑफ नंबर थ्योरी. डिनोमिनेटर मैं बता देता हूँ ना, डिनोमिनेटर इज 10,000. थोड़ा टाइम लगेगा सेटअप करने में, है ना. थोड़ा टाइम दीजिए, आराम से सोचिए.
गलत है तपन। ईशानी थोड़ा सा और गौर से सोचो बच्ची। आई थिंक जय किशन, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यस अमन, आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। You can give your answer in fractions and I'm fine with it. 1/8 आ रहा है तो 0.125 लिखने की जरूरत नहीं है। यस, आई थिंक अभी तक केवल अमन का आंसर सही है, बाकी किसी का भी आंसर सही नहीं है। यस अथर, आपका आंसर भी सही लग रहा है मुझे। यस सौमिल, सही लग रहा है मुझे। यस, करेक्ट आंसर इज 1/4। जिनका 1/4 आ रहा है वो ठीक लग रहा है मुझे। उसके अलावा आप एक बार दोबारा सोचिए। आई एम गिविंग यू 2 more minutes because I think it's an interesting problem. Yes, okay. So let me tell you the idea. Total सबको क्लियर हो रहा है ना? टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 100 into 100। m के पास 100 चॉइसेस है, n के पास भी 100 चॉइसेस है, तो टोटल विल बी ओके। 2 मिनट और रुकते हैं, चलिए ठीक है। आप लोग कर रहे हैं तो वेरी गुड। फेवरेबल के लिए सोचना पड़ेगा बस अपने।
यहीं तक की और ऊपर सुहानी। यहाँ तक ठीक है। फाइन रिशॉन। ओके, करूं मैं अब सॉल्व करता हूँ। Okay, so let me start. Yes. So इस टाइप के ideas, if you guys will remember, if you guys remember, then we did this kind of problems in binomial. Yes. So favorable के लिए थोड़ा सेटअप करता हूं मैं। तो मुझे चाहिए 7 पावर m प्लस 7 पावर n 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं? अगर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 0 या 5, तो नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो बस वी हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन यूनिट डिजिट ऑफ 7 पावर m। तो 7 पावर m में अगर आप सोचें, है ना भाई, तो 7 पावर m के बारे में सोचें। 7 पावर 1 7 होगा, 7 पावर 2 का यूनिट डिजिट 9 होगा, 7 पावर 3 में यूनिट डिजिट 3 होगा, और 7 पावर 4 में यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 7 पावर 5 लेंगे तो यूनिट डिजिट 7 होगा, 7 पावर 6, 7 पावर 7, 7 पावर 8, और यही पैटर्न फॉलो होगा। सो कैन आई से दैट, है ना, नाउ आई एम राइटिंग कि नंबर अगर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, है ना? 7 पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 7 पावर 4 के प्लस 1 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, है ना भाई? यूनिट डिजिट आएगा 7, है ना भाई? अगर 4 के प्लस 2 टाइप का नंबर है ना, 7 पावर 4 के प्लस 2 मतलब 4 की साइक्लिसिटी है ना भाई, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा बताइए? ये बात सबसे पहले समझनी है आप लोगों को। ये पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में आया तो मैं आगे चलूं, और यही नहीं समझ में आया तो पहले ये समझाता हूं। ये आइडिया सबको समझ में आ रहा है? पहले मैं कहां से स्टार्ट हुआ कि 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी? यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, है ना? और यूनिट डिजिट पे कैसे समझे क्या आएगा, तो मैंने 7 की पावर्स लिखना शुरू कर दिया ना, क्योंकि ऐसा आइडिया अपने को था पहले। कहां पे ऐसा अपन ने काम किया था? बाइनोमियल में पहले भी किया था। ये क्लियर हुआ क्या सारी जनता को भाई? ये क्लियर है क्या? 4k का मतलब 4 से डिविजिबल, 4k प्लस 1 मतलब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे कैसे नंबर होंगे यहाँ पे? 1, 5, 9, 13, 7, 4k प्लस 2 वाले नंबर 2, 6, 10 मतलब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आना चाहिए। 4k प्लस 3 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए। यहां तक क्लियर हो तो बोलिए भाई जनता, मैं आगे बढ़ूं। ठीक है क्या? ओके, तो अब देखिए जरा, मैं केसेस बना के दिखा देता हूं आपको, है ना, बहुत सिंपल हो जाएगा। सो केस फर्स्ट, है ना, m को फिक्स कर देते हैं। m को अगर 1 लिया तो 7 पावर 1 प्लस 7 पावर n बच जाएगा। ये तो 7 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? इसका यूनिट डिजिट ये हो सकता है क्या? 1 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 3 7 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। 9 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 3 चलेगा क्या? यस। तो अगर m1 लिया तो n क्या क्या हो सकता है? 4k प्लस 3 फॉर्म का क्या क्या हो सकता है? 3, 7, और लास्ट नंबर क्या आएगा? 99। तो ऐसे कितने नंबर होंगे? 25, है ना भाई? तो इस केस में कितनी वैल्यूज आएगी? n की 25 वैल्यू। m को 2 फिक्स कर दो, तो 7 पावर 2 प्लस का 7 पावर n,
ये तो 9 आ गया, तो बताइए अब 9 अगर आ गया तो क्या चलेगा? 1 चलेगा, हाँ। 7 चलेगा, नहीं चलेगा। 9 चलेगा, नहीं चलेगा। 3 चलेगा, नहीं चलेगा। तो n किस टाइप का होना चाहिए? 4k टाइप का। 4k टाइप का नंबर तो क्या क्या होएगा? 4, 8 से लेके 100। ऐसे ही m को 3 फिक्स किया, 7 क्यूब प्लस, मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ ना, मैं लिटरली काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना भाई? अगर इधर 3 आ रहा है तो इधर 7 आएगा, है ना? 7 आएगा तो आप देखिए 4k + 1 टाइप के नंबर होंगे। तो n क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1, 5 और यहाँ पे 97। और m को अगर अपन ने 4 लिया तो 7 पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या बोलते हैं? 7 पावर 4 का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। 7 पावर n, इसका यूनिट डिजिट 1 चलेगा। 1 कब कब आएगा, है ना भाई? 1 कब कब आएगा? रुकिए, मैंने कुछ एरर कर दिया है, 1 मिनट रुकिए जरा। 9, 7 पावर 4 में 1 हो जाएगा तो ये 9 होना चाहिए। 7 पावर n 9, तो क्या क्या चलेगा? स्क्वायर वाला, यस। 2, 6, ये चलेगा 98। तो अब अगर आप देखिए m की मैं कुछ भी वैल्यू ले लूं, है ना भाई? अगर मैं m की कुछ भी वैल्यू ले लूं, कोरस्पॉन्डिंग n की कितनी वैल्यूज है? 25 वैल्यू है। तो पहले केस में भी 25 आंसर, उसमें भी 25, तो फेवरेबल कितने केसेस हो जाएंगे बताइए? तो क्या मैं कह सकता हूं फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? 25 × 100, और डिनोमिनेटर, है ना, फेवरेबल इतने केसेस हो जाएंगे। नाउ इट्स प्रीटी सिंपल। सबको समझ में आया क्या? ये मैंने बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, बहुत ज्यादा आराम से। क्लियर हुआ क्या ये जनता को भाई? कोई कंफ्यूजन है किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछिए। ये कितने लोगों का सही हुआ था? हाथ उठाइए मेरे बताने से पहले। डबल डिजिट में नहीं पहुंचा। ओके फाइन, गुड। जिनका हुआ बहुत अच्छी बात है ना? ये बढ़िया प्रॉब्लम लगता है मेरे को। यस, इट इन्वॉल्व्स लिटिल बिट ऑफ नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी और प्रोबेबिलिटी का इसमें कुछ काम नहीं है। प्रोबेबिलिटी का कुछ ज्यादा रोल नहीं है। वो अपने को क्या बोलते हैं, नंबर थ्योरी का आइडिया थोड़ा ये समझ में आना चाहिए। ओके, एक एक बात, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है ना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू कि ओके, पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। और ऐसा काम आप बहुत बार कर सकते हैं, बहुत क्वेश्चन में, है ना भाई? ओके, आप बताइए जरा, अगर मैं ये बोल देता कि m, n बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, क्या आंसर सेम होता क्या? नो, इस क्वेश्चन में ये दूसरा पार्ट मैं दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन बट मैंने सेट बदल दिया। 1 से 100 की जगह 1 से 4 कर दिया, मैंने आसान कर दिया आपके लिए। क्या आंसर सेम आएगा? यस, आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि साइक्लिसिटी है भाई 4 की, है ना भाई? अगर मैं 8 भी ले लूं तो भी आंसर सेम आएगा, अगर मैं 12 ले लूं तो भी आंसर सेम आएगा। आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या? तो जब भी आपको ऐसे बहुत बड़े सेट दिए जाएं और आपको समझ में आए कि साइक्लिसिटी है ना, पीरियोडिसिटी है, तो आप उसको एक छोटे पीरियड में सॉल्व कर लीजिए ना, उतने बड़े में सॉल्व करने की क्या ही जरूरत है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? है ना भाई? तो ये बस आइडिया मैं देना चाह रहा था, है ना भाई, कि सेट बढ़ाने से आंसर में कुछ चेंज नहीं होने जा रहा। ये आप सॉल्व करते तो बहुत आसान हो जाता अपने लिए, है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत लिमिटेड केसेस हैं। तो बेटर है यही सॉल्व कर लीजिए। तो जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आपको दिखे कि ये पीरियोडिक होंगे नेचर में, है ना, तो आप एक छोटे पीरियड में सॉल्व कर सकते हैं उनको। नो अमन, बिकॉज पीरियोडिसिटी इज ऑफ 4, है ना, तो 4 के सेट आप ले सकते हैं ना। वैसे इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए।
नहीं फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। सर यस यस जसकरण। सर मुझे फेवरेबल आउटकम्स आपने कैसे निकाले वो थोड़ा नहीं समझा सर, आप बता नहीं समझा, बिल्कुल बता सकते हैं भाई, आता है मुझे। देखो मैं ये बोलता हूं m को 1 ले लिया मैंने, ये सर। ठीक है, तो 7 पावर 1 प्लस 7 पावर n बन गया। 7 पावर 1 कितना होता है बताओ? 7। 7 ये सर। अब 7 पावर n के यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं अपने पास? सारी केसेस हो सकते हैं, या तो 1 आएगा या 7 या 9 या 3। तुमको क्या चलेगा बताओ 5 से डिविजिबल होने के लिए? सर 7 प्लस 1 अगर लोगे यूनिट 3 डिजिट तो वाला आगे सर, जाएगा, 3 वाला 3 वाला। 3 वाला चलेगा। तो 7 पावर n जो है वो 3 देना चाहिए। हाँ सर। तो 3 कब देगा? जब n किस टाइप का नंबर है? इस टाइप का। ये सर। तो इस टाइप के नंबर कौन कौन से होंगे? मैंने सारे लिख दिए, 3 7 से लेके 99। ये सर। कितने नंबर होंगे ऐसे? 25। हाँ सर। तो अगर m 1 है तो ऐसे 25 केसेस बनेंगे। सिमिलरली m को 2 लिया तो ये 9 हो गया, हाँ सर करेक्ट। यूनिट डिजिट है ना 9, तो इसमें 1 चाहिए। तो 7 पावर n 1 कब देगा? इस केस में। क्लियर है? जब n 4k टाइप का नंबर होगा। यस सर। तो 4k टाइप के नंबर कौन कौन से होते हैं जसकरण? 4 8 से लेके 100, ये यस भी सर। 25। तो m को 1 लिया तो भी 25 केसेस, 2 लिया तो भी 25, 3 लिया तो भी 25, 4 लिया तो भी 25, 5 लिया तो भी 25, 100 लिया तो भी 25। हाँ तो m को कुछ भी ले लो, n के कॉरस्पॉन्डिंग 25 केसेस हैं, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 100 टाइम क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। समझ गया। यस थैंक यू क्लियर हुआ सर। एकदम? हाँ यस बहुत बढ़िया, है ना भाई? तो यहाँ पे आप ये नोट डाउन लिख सकते हैं, है ना, कि समटाइम्स वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ स्मॉलर सेट, है ना भाई? छोटे सेट में भी सॉल्व किया जा सकता है। ये नोट आप लिख सकते हैं, है ना? यहाँ पे जबरदस्ती उन्होंने सेट को बढ़ाया हुआ था, है ना भाई? कब करना चाहिए, है ना? जब पीरियोडिसिटी वाली प्रॉब्लम हो, जब पीरियोडिक हो नेचर में। ठीक है, हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? ओके ओके, वो नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया। अभी क्लियर है? ओके यस। तो ये आपको, हाँ मैंने ये बोला कि कभी कभी क्वेश्चंस को हम छोटे सेट में सॉल्व कर सकते हैं ना, छोटे सेट में सॉल्व कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ जो हमको, जैसे इस क्वेश्चन में 1 से 100 की बजाय 1 से 4 में सॉल्व कर सकते थे, पर क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक नेचर था। ये बातें आपको फंक्शंस में और क्लियर होगी, है ना, पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है एंड हाउ पीरियोडिसिटी अफेक्ट्स। ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, एक और क्वेश्चन किया जाए। हेलो, अभी ठीक है? अभी ओके ओके ठीक है, मे बी वो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हेलो, आवाज आ रही है क्या जनता को? अभी वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है परफेक्ट। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, एक आइडिया और मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। there are two white balls and 98 black balls in a bag. One ball is drawn at random. एक बॉल चाहते हैं अपन। One ball is drawn at random. Find the probability. Find the probability that it is white. जो बॉल हमने ड्रॉ की है वो व्हाइट हो, उसके चांसेस क्या हैं?
पहला पार्ट, if balls of same color are distinct, पहला पार्ट ये, अगर सेम कलर की बॉल्स डिस्टिंक्ट है, नोट ये था उत्कर्ष की समटाइम्स वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन स्मॉलर सेट, जब पीरियोडिसिटी हो तो बड़े सेट की बजाय एक छोटे सेट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है क्या? इसमें अगर आप सोचेंगे तो मैं अपना सैंपल स्पेस कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करूंगा, है ना भाई। व्हाइट 1 व्हाइट 2, कितनी व्हाइट बॉल है? 2, एंड ब्लैक 1 ब्लैक 2 एंड ब्लैक 98, तो ये 100 सैंपल पॉइंट है। हर बॉल का निकलना इक्वली लाइकली है, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा? फेवरेबल इज W1 W2। yes, so answer is yes, probability of event A नाम दिया is 2/100, that is 1/50। सही है क्या? ये सही लग रहा है सब लोगों को? कितने लोगों का सही हुआ ये बताइए जरा मेरे को। आई थिंक बहुत सिंपल लगा होगा सब लोगों को, है ना? ओके, गुड गुड गुड। चलिए नेक्स्ट गलत करेंगे आप, है ना? इफ balls of same color are identical, अगर एक कलर की बॉल्स को हम आइडेंटिकल ले लें, देन व्हाट विल बी द आंसर? यस, टेल मी। यस Somil, your answer is wrong. Soham is also wrong. Okay, Somil, you just think about it. जो आप आंसर दे रहे हैं इवन वेदिका, है ना, आप थोड़ा सोच के देखिए, मतलब अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचिए, आपको लगता है क्या ये आंसर सही होगा? मतलब एक बैग है जिसमें 2 व्हाइट बॉल है और 98 ब्लैक बॉल है, और मैं एक बॉल ड्रॉ करूं रेंडमली, है ना भाई, तो व्हाइट और ब्लैक, तुम बोल रहे हो कि व्हाइट निकलने के चांसेस हाफ होंगे, है ना? अपने दिल से पूछो ये बात, आपका मन ना ही बोलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है ना भाई? सो वेयर वी आर गेटिंग इट रॉन्ग? यस यस तपन, यस यस, वेरी नाइस। यहाँ पे जो आप सैंपल स्पेस बना रहे हैं व्हाइट एंड ब्लैक, दैट इज नॉट इक्वी प्रोबेबल, है ना भाई? यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, यू कैन कंस्ट्रक्ट सैंपल स्पेस कैसे भी, जैसे आपका मन करे, है ना भाई, बट आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब वो इक्वी प्रोबेबल हो। तो यहाँ पे कोई बोले मुझसे, तो मैं सैंपल स्पेस ऐसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, बॉल 1 बॉल 2, यहाँ पे मैं बॉल्स को नाम दे देता हूं, क्योंकि बॉल्स की अपनी आइडेंटिटी है, हर बॉल डिफरेंट है। यस, and this is white, they are identical, though they are identical, and rest of them are black, है ना भाई? तो बताइए, अब मैं अगर पूछूं तो, है ना भाई, फेवरेबल क्या है? फेवरेबल इज बॉल 1 एंड बॉल 2, है ना भाई? तो अगेन प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 2/100, दैट इज 1/50, है ना भाई? तो इस केस में एरर क्या होती है जनता से? जनता जब सैंपल स्पेस लिखती है तो व्हाइट एंड ब्लैक दो ही लिख देती है ना भाई? सैंपल स्पेस लिखा कि व्हाइट बॉल या ब्लैक बॉल, बट क्या ये इक्वी प्रोबेबल है? नहीं, ये इक्वी प्रोबेबल ही नहीं है, क्योंकि व्हाइट बहुत कम है और ब्लैक बहुत ज्यादा है। आप सोचिए जरा, है ना, ये नहीं हो सकता, ऐसे सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। अगर सैंपल स्पेस आपने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हर सैंपल पॉइंट इक्वली लाइकली हो। समझ में आया क्या जनता को प्रॉब्लम क्या हुई? यस यस, मुझे लगा कि लैग हो गया है। यस, अभी वॉइस क्लियर हो रही है जनता को? ओके, ठीक है।
सर बट हमने पिछले चैप्टर में सीखा था ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स, वन ही होता है आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर सर तो फिर फेवरेबल आउटकम एक है और टोटल आउटकम तो 2 ही होगा ना। जसकरण मेरी बात थोड़ा गौर से सुनो, अपने मन से ये पूछो, एक बैग है, तुम सोच लो एक बैग रखा है सही में तुम्हारे सामने जिसमें 2 व्हाइट बॉल है और 98 ब्लैक बॉल है। तुमको लगता है कि एक बॉल तुम रेंडमली निकालोगे तो व्हाइट और ब्लैक के निकलने के चांसेस बराबर बराबर होंगे? नहीं तुम्हारा मन गवाही देता है इस बात की? नहीं नहीं। तो तुम जो लिख रहे हो उसमें कुछ एरर है और वही एरर मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो सर। जो व्हाइट और ब्लैक तुम लिख रहे हो वो इक्वली लाइकली नहीं है भाई, तुम फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो? हाँ सर है समझ, ना? सॉरी। यस, यस। एक्चुअली इस तरीके से तो मैं बोलूं तो हर क्वेश्चन का आंसर हाफ में दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि या तो इवेंट ए होगा या नहीं होगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी है, ए और ए बार। बना लो सिंपल स्पेस ऐसे ही, आंसर सब सवाल का हाफ दे दो। प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या आप मेरी बात को? है ना भाई? तो सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करने में यहाँ पे लोचा हुआ अपने से, है ना भाई? यही बात बस मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। इसीलिए आप देखिए वहां पे जाके मैंने अंडरलाइन करवाया था कि हर सैंपल पॉइंट इक्वली लाइकली होना चाहिए। तो नाउ हाउ टू रिजॉल्व दिस, है ना भाई? तो अब से कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए प्रोबेबिलिटी का, अगर प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई आइडेंटिकल भी बोले तो उनको डिस्टिंक्ट मान के सॉल्व करिए, है ना भाई? एकदम बिंदास रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना भाई? लिख लीजिए, है ना भाई? वी कैन ट्रीट, है ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एज डिस्टिंक्ट, है ना? इसीलिए कभी आप देखेंगे ना प्रॉब्लम में लिखा भी नहीं होगा, खाली व्हाइट बॉल एंड ब्लैक बॉल मेंशन्ड होगा, ये कहीं लिखा ही नहीं होगा कि वो व्हाइट बॉल आइडेंटिकल है कि नहीं है। ये तो मैं जबरदस्ती आपको फंसाने के लिए ये सवाल लिया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बॉल्स आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है ना। वी कैन कंसीडर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एज डिस्टिंक्ट फॉर प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स। प्रोबेबिलिटी के सवाल अगर अपने को करने हो तो आइडेंटिकल को डिस्टिंक्ट मान के एकदम सेट रहिए, आपका सवाल सही होगा। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको सैंपल स्पेस का लोचा खत्म हो जाएगा कि सैंपल स्पेस कैसे कंस्ट्रक्ट करें। मैंने तो अभी तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा उनका। यस, इन मैक्सिमम प्रॉब्लम इट वर्क्स आउट। और डिस्ट्रीब्यूशन है तो अलग बात है, बट अदरवाइज इट वर्क्स फाइन। क्योंकि ये जो सैंपल स्पेस में वो जो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होते हैं, है ना, उसको ये प्रॉब्लम, मतलब उनको डिस्टिंक्ट मानने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम जेई एडवांस का पुराना फिर से, है ना, इफ लेटर्स ऑफ वर्ड session are arranged in a row in a row, find the probability that no two s are together। वो दोनों s आसपास नहीं होने चाहिए। करिए जरा ये प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, बस यही आज का आखिरी सवाल है अपना। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस PNC, है ना भाई?
और आप चाहेंगे तो कुछ प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन इसमें लगेगी। इसके बाद आगे अपन वेन डायग्राम के प्रॉब्लम करेंगे एंड उसके बाद अपन कंडीशनल पे चले जाएंगे। विल स्पेंड मोर टाइम ओवर देयर, क्योंकि यहाँ पे तो आप देखिए ये पीएनसी का प्रॉब्लम है। जो इशू आता था वो मैंने रिजॉल्व किया। यस, तो यहाँ पे आप बताइए जरा, टोटल कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर है ना भाई। सारे सबको डिस्टिंक्ट मान लेंगे। जो एस है उनको S1 S2 S3 S4 मान लो, और दो ए को A1 A2 मान लो, और IN कितने हैं टोटल? 8। टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल, है ना भाई। अब अपन बात करेंगे कि कोई भी दो एस साथ में ना हो तो फेवरेबल काउंट करते हैं। याद आ रहा है आपको ऑब्जेक्ट को अलग अलग कैसे करते हैं? गैप मेथड से। तो इनको अलग अलग करना है, तो इन 4 को बिठा दो कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। 4 लोगों को बिठा दिया तो कितने गैप बनेंगे? रो में 5 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि चारों एस का अरेंजमेंट करना है। कोई बोले 4 एस सेम है, हमने यहाँ भी डिस्टिंक्ट माने भाई, ठीक है, तो बस खत्म हो गया। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल, ये आंसर है अपना। क्लियर हुआ क्या? अब ये जो भी आएगा यही सत्य है, यही सही आंसर है। क्लियर हुआ क्या जनता को ये आइडिया? तो जब भी आपको अगर ऑब्जेक्ट कैसे दिखे, है ना भाई, आइडेंटिकल दिखे, तो आप उनको डिस्टिंक्ट ट्रीट करके सॉल्व करिए, है ना भाई। फाइव C4 की मतलब वो 5 गैप में से 4 सेलेक्ट करने हैं अपने को, समझा क्या ऋषोम? है ना भाई, क्योंकि 4 लोगों को बिठाना है तो 4 ही ना गैप चाहिए, है ना भाई। तो 5C4 से 4 गैप सेलेक्ट कर लिए। यस तपन। हेलो सर। यस तपन। सर अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि एक लेटर मतलब एक वर्ड मतलब एक ही बार है, तो फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी हम लोग को ये एक नहीं, वर्ड एक ही बार है मतलब अभी हमने एस को डिस्टिंक्ट लिया है ना, हाँ हाँ तो हाँ। एस को हम लोग अगर एक वर्ड एक ही बार होता ना तो वो इक्वली लाइकली नहीं होते। अगर तुम सारे वर्ड बना रहे हो तो, है ना, हाँ हाँ सर। सारे वर्ड इक्वली लाइकली नहीं होते। तो जब हम इनको अलग अलग मान रहे हैं तो अब वो इक्वली लाइकली हो जाएंगे। ओके तो आइडेंटिकल को डिस्टिंक्ट मान के हम प्रॉब्लम क्या फिक्स कर रहे हैं? हम इक्वली लाइकली का प्रॉब्लम फिक्स कर रहे हैं तपन। ओके सर। जैसे जैसे तुम शुरू में ऐसी बात तुमने क्यों नहीं की पता है? अब मैं आ जाता हूँ, है ना, कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में ही परेशान कर सकता था। जब हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना भाई, जब हमने 2 डाई को एक साथ फेंका था, तो आपने ये बताइए जरा, ये 2 केसेस अलग अलग क्यों माने? मैंने तो नहीं बोला कि डाइज डिस्टिंक्ट है ना भाई। आओ तपन, तुम ही से बात करेंगे। हाँ सर। और मैंने तो नहीं बोला कि डाई अलग अलग है या एक के बाद दूसरा फेंका। अगर एक साथ फेंका मैंने तो 1 2 और 2 1 को आप अलग अलग क्यों ले रहे हो? लिया था ना वहां पे आपने। हाँ सर। काहे लिया था? इसीलिए कि इक्वली लाइकली बने। वहां पे आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि उससे पहले आपका ये प्रॉब्लम किया हुआ था। हाँ सर। समझा तपन? है ना? हाँ सर समझे। ये कंसेप्चुअल एरर रह जाता है। यस, बोलो भाई जस्ट सर करेंगे। पिछले चैप्टर के सारे रिजल्ट्स पिछले चैप्टर तक ही सीमित है ना, ऐसा मतलब? नहीं नहीं, वो यहाँ पे भी काम करेंगे यार, ऐसा थोड़ी है। बट मैं ये बोल रहा हूँ, बस एक स्पेशल बात मैंने बोली कि जब हमको प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला लगाना है तो वी हैव टू थिंक कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला लगाना है तो ये तभी लगाया जा सकता है जब सारे सैंपल पॉइंट इक्वली लाइकली हो। यस सर। और जब आइडेंटिकल वर्ड्स होते हैं तो वो इक्वली लाइकली नहीं रहता है, या आइडेंटिकल डाइस हो तो वो सैंपल स्पेस जो आप बनाते हैं वो इक्वली लाइकली नहीं रहता है। तो उनको अपन डिस्टिंक्ट ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल बात मैंने बोली। समझ गया सर। ओके, थैंक यू सर। यस, ओके। वो सुभजीत बाद में कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन समझ जाएंगे ना, डोंट वरी अबाउट इट, कि अगर वो अलग अलग होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे।
कभी देते ही नहीं है पार्थ। ये तो मैं आपको परेशान करने के लिए, जैसे उस क्वेश्चन में मैंने बोला कि बॉल्स आर आइडेंटिकल, कोई बोलता भी नहीं है बॉल्स आइडेंटिकल है, डिस्टिंक्ट है, बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट प्रोबेबिलिटी, है ना भाई। और वो नंबर ही मैंने 2 और 98 इसलिए लिए थे कि आप फील कर पाए वो बात, है ना, कि वो फॉर्मूला आपको गलत आंसर दे रहा है, क्योंकि आपका मन उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा था, है ना, आपको लग रहा था कि गलती हो रही है, बट फिर भी आप फॉर्मूला चिपकाए जा रहे थे। ठीक है क्या जनता? फाइन यहाँ पे, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं अपन। कोई किसी को कंफ्यूजन बचा हो तो बताइए जरा। नहीं तो धन्यवाद, है ना भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस पीएनसी। पीएनसी अच्छे से कर लीजिए, है ना। वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1B एंड 1C। आई थिंक पीछे की एक्सरसाइज 1C में देयर आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स, है ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसान है ना, तो उसमें काफी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। एंड इफ यू गाइज वांट, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट यू कंप्लीट दैट, उसके बाद मैं आपको जेईई मेन के पुराने क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना के भेजूंगा, है ना भाई, जो भी आज तक उन्होंने पूछे हैं जेईई मेन वालों ने पीएनसी से, वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। ओके।